औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकतों के सताए हुए हैं हम। अजीज़ान मन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा है और मैं आज आपसे इस वीडियो लॉग के पहली किस्त में मुखातिब हूं। आज मैंने सोचा कि आपको अपना तारुफ कराता चलूं, अपना बैकग्राउंड बताता चलूं और जो मेरे साथ ये हालिया मामलात हुए इनका भी मुख्तसर जिक्र करता चलूं। देखिए, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज की तीसरी नस्ल से है। मेरे दादा कर्नल मोहम्मद अकबर खान 1948, 1965 और 1971 की जंग के गाजी थे। 1971 में वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हिंदुस्तान में करीबन 4 साल, और जब वो वापस आए तो उनको सदमा इतना शदीद था कि वो मजीद सर्विस ना कर सके और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के कनाडा शिफ्ट होना मुनासिब समझा। मगर उस वक्त तक उनके 4 बेटे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा मेरे वालिद मेजर उमर फारूक राजा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर चुके थे 44th लॉन्ग कोर्स में, और उनसे छोटे भाई कर्नल इफ्तिखार आजम बलूच रेजिमेंट ज्वाइन कर चुके थे। उनसे छोटा बेटा एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका था, स्क्वाड्रन लीडर फुरकान आजम, और सबसे छोटा बेटा कमोडोर सदीक अकबर नेवी ज्वाइन कर चुका था। तो इस तरह हमारे खानदान का ताल्लुक पाक अफवाज की तीनों ब्रांचेस के साथ, बहरी, बरी और फजाइया के साथ है। इसी तरह मेरा नानका 71 की जंग से पहले मेरे नाना आईबी के ऑफिसर थे, यहाँ पे लंदन आ चुके थे, और 71 की जब जंग हुई तो यहीं पे लंदन में थे। लेकिन वो जो सदमा उनको 71 का लगा, जो कि बेतहाशा पाकिस्तानियों को लगा, अगर आपको मालूम नहीं तो अपने बड़ों से पूछिएगा, वो उसकी ताब ना ला सके और अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। और इस तरह मेरा नानका भी यहाँ लंदन का होके रह गया। अलबत्ता हमारे खानदान की एक निस्बत जो पाक अफवाज के साथ हमेशा से थी, वो कायम और दायम रही। और हमारी जो औलाद है, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें, यहां से भी, बैरून मुमालिक से भी यहाँ की नेशनैलिटी सरेंडर करके पाकिस्तान जाके पाक अफवाज की खिदमात सरंजाम वहां पे देती नहीं और दे रही हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना जरूर चाहूंगा कि देखिए, ये जो हिपोक्रेसी है ना, मुनाफिकाना सोच है हमारे मुआशरे के अंदर, कि आपने देखें पाकिस्तान की मईशत जो है उसका दारोमदार जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो ज़र मुबादला है उसके ऊपर है। ये सारी उम्र ये कौम ये मेहनत करते हैं, यहाँ पे अपने वहां पे जायदाद बनाते हैं, और जब 30-40 साल लगाने के बाद वापस पहुंचते हैं या उनकी आइंदा आने वाली नस्ल पहुंचती है तो पता चलता है कि उन्हीं की जायदादों पर उन्हीं के रिश्तेदार काबिज बैठे हुए। तो ये मुनाफिकाना सोच खत्म होनी चाहिए, और इसी वजह से इमरान खान को ये लोग सपोर्ट करते हैं जी, कि इमरान खान इनके हकूक की बात करता है, इनको वोट देने के हक की बात करता है, और उन्होंने दिलवा भी दिया था। ये तो अभी जो चोरों की हुकूमत आई है तो इनको पता है, क्योंकि यहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो जहन खुले हुए हैं, इनको इन्होंने दुनिया देखी हुई है, ये कुएं के मेंढक नहीं है, तो इनको पता है कि हम चोर हैं और ये हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनसे इनका वोट का हक लिया गया है। तो ये बात करना बहरहाल बहुत जरूरी है, इस मुनाफिकाना रवैये को चैलेंज करना और इस पर बात करना बहुत जरूरी है, और हम अपनी आइंदा आने वाली किस्तों में इसके ऊपर बात जरूर करेंगे जी। तो मैं बात कर रहा था अपने बैकग्राउंड के मुतालिक। 1996 में मैंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 99th लॉन्ग कोर्स के साथ ज्वाइन की। 1999 में मैं पास आउट हुआ जी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से अपने कोर्स के साथ। 1 अगस्त 1999 में मैंने कमीशन लिया और मैं बटालियन सर्जेंट मेजर 1st पाकिस्तान बटालियन कायदे आजम जोन की हैसियत से पास आउट हुआ। काली टोपी का बड़ा शौक था जी, काली वर्दी का। मैंने अपना नानका देखा हुआ था, वो नानका मेरा जो है मामू वगैरह वो आर्मर्ड कोर में थे, तो काली टोपी पहनना, काली वर्दी पहनना, उसको मैंने मुनासिब जाना। आर्मर्ड कोर ज्वाइन की जी, 18 हॉर्स रेजिमेंट मैंने ज्वाइन की आर्मर्ड कोर की, और अपने कैरियर का आगाज किया। 1999 में कारगिल जंग लगी हुई थी और उसके फौरन बाद एस्केलेशन होगी हिंदुस्तान के साथ हमारी। आपको अच्छे तरीके से पता होगा,
1.5 से 2 साल हमारा आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट रहा और 55 सेल्सियस के ऊपर हम रेती रहीमिया खान सेक्टर के अंदर बैठे रहे दुश्मन के आमने सामने। और वहां जब हमारा साल तकरीबन पूरा हुआ तो मेरी सियाचिन की वॉर अटैचमेंट आ गई। और देखें 55 सेल्सियस से -50 के ऊपर, किधर 50 सेल्सियस किधर -50। खैर मुजाहिदों का, पाकिस्तान आर्मी का यही तरीका है। हम वहां पहुंचे और हालांकि सियाचिन में बहरहाल मुझे एक और एजाज हासिल हुआ कि एक तो वहां पे सीज फायर वाला जमाना नहीं था जी, खुलेआम जंग जारी थी, दोनों तरफ से फायर चलता था। मैंने वहां पे सियाचिन में मेरे दादा की जो तीसरी कमांड थी 12 FF 71 की जंग में, मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मैंने 12 FF के साथ वहां पे अपनी वॉर अटैचमेंट की। वो जब मैं करके वापस आया जनाब, तो फिर आप देखें कि वॉर विद इन जो हमारे मुल्क के अंदर, वॉर ऑन टेरर कह लें, वॉर विद इन मैं उसको कहता हूं, अंदरून खाना जंगी शुरू हो गई हमारे मुल्क के अंदर, जो कि हमने 10 साल लड़ी। इस दौरान मेरी खैबर राइफल में पोस्टिंग रही एज अ विंग कमांडर 2 विंग खैबर राइफल। मेरे ऊपर 4 IEDs हुई, एक खुदकुश हुआ। पहली IED हुई, मेरे ड्राइवर का सर उतर के मेरी गोद में आ गया, 3 मेरे गार्ड पीछे बैठे थे, कीमा बन गए बेचारे। मैं एक सिर्फ उस गाड़ी में से जिंदा निकला, वो किसी और किस्त में लंबी कहानी है। 2 हफ्ते अस्पताल रह के मैं वापस आया। पहले दिन ही खुदकुश हमलावर ने, गाड़ी में बैठा हुआ खुदकुश था, उसने अपने ऊपर अपने आप को उड़ाया, मुझे टारगेट किया। अल्लाह ने बचाना था, अल्लाह ने बचा लिया। देखिए बात यह है कि मुझे लगता है कि अल्लाह ने कोई काम लेना था मुझसे, इसलिए बचा लिया, या शायद मैं गुनाहगार आदमी हूं इसलिए बच गया। क्योंकि मेरे जितने भी बीबे दोस्त हैं उनको तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, शहादत के आला रुतबे के ऊपर फाइज किया। मेरे नसीब में शहादत नहीं थी। अलबत्ता अपने हाथों से अपने दोस्तों को, अपने जवानों को हमने कब्रों में उतारा, और इतना उतारा कि रात को ख्वाबों में भी हमने जनाजे ही हमें नजर आते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। इस सारे वाकयात हालात के बाद मैंने अपनी दौरान सर्विस मास्टर्स भी किया इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, और उसके बाद मैंने एमफिल कायद आजम यूनिवर्सिटी में भी मैंने 2 सेमेस्टर्स किए, लेकिन मैं उससे आगे वो पूरा एमफिल कंप्लीट नहीं कर सका कि मेरी सवात में पोस्टिंग आ गई। इसके सामने सर कैसे खो जाऊं? वो देखो क्या था वहां, इस शर्मिंदा कर। मैंने रिटायरमेंट के लिए अपनी 5 रिजाइन्स पुटअप किए। पाक फौज में जो रिटायरमेंट है, एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट को आप रेजिग्नेशन कहते हैं, क्योंकि आपको साथ एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि इफ माय एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड देन आई एम विलिंग टू रिजाइन माय कमीशन विदाउट टर्मिनल बेनिफिट्स। तो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दफा रिजाइन दिया, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आई हैव गिवन माय शेयर ऑफ ब्लड, और दूसरा मैं आई हैव गॉट अ बिग माउथ, मैं जो मेरे दिल की बात है मैं जुबान पे लाता हूं, और किसी भी मॉडर्न आर्मी के अंदर ऐसा अफसर जो है जो अपने दिल की बात जुबान से कह दे, उसका कैरियर नहीं होता। तो मैंने अपना शेयर ऑफ ब्लड दे दिया था, वॉर जोन्स में अपने 3 काट चुका था। इस निस्बत के तहत मैंने एक कॉन्टिन्यूस 2.5 साल में रिजाइन करता रहा। तीसरे साल जाके एक्सेप्ट हो गया। इन्होंने मुझे कहा 1 साल आप काटेंगे सवात में, वो खैर मैं सवात 1 साल काटा, और उसके बाद मैं फुल ऑनर्स एंड अवार्ड्स के साथ, अपने फुल अर्न बेनिफिट्स के साथ, फौज ने जो मेरा हक था वो मुझे सारा मिला, मेरी फुल पेंशन के साथ मैं जो है वो रिटायर हो गया। मेरी रिटायरमेंट में मेरे को मेडिकल रीजन थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी था, को फिजिकल इंजरीज थी, मेरी वॉर वुंडेड ऑफिसर हूं मैं। उसके अलावा मेरी बेगम का भी ब्रॉन एंड ब्रॉटअप यहाँ यूके किया है, तो उसकी सोच ये थी कि अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं काफी, तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि बड़े होकर एजुकेशन में उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, जिसकी वजह से अगर वो बाहर रहेंगे आके अपने नानके में, एक तो अपने खानदान को मिले आके, अपने नानके दादके को मिले, और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो मेन हमारी वजह थी कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये भी हमारे जहन में था। तो 3 साल पहले मेरी बेगम जो है वो बच्चों के साथ हम यहाँ पे आ तो गए, लेकिन मैं सारी उम्र फौज में गुजारने के बाद मेरा दिल इधर नहीं लगा जी। तो मैं वापस पाकिस्तान, मैंने आना जाना अकेला जो है जारी रखा। वालदा मेरी वहां पे थी, बहन मेरी वहां पे थी, तो मैं जारी बात है मैं उनसे भी ताल्लुक साथ साथ मैंने रखा, जरूरी था उनको लुक आफ्टर करना, वालदा को जरूरी था। उसके साथ साथ कारोबार भी मैंने वहां पे शुरू कर दिया। DHA का लैंड प्रोवाइडर के तौर के ऊपर जी मैंने कारोबार शुरू किया। तो DHA का जो लैंड प्रोवाइडर है वो कोई, मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं की। DHA मुझे
पैसा देता था कि जी इसके अंदर आप इस जगह के ऊपर हमें जमीन खरीद के दें, तो मैं एक टीम बना के उस टीम को मैनेज करता था और अच्छा खासा मेरा जरिया माश एक चल रहा था। इसी वजह से मैं 6 दफा साल में आना जाना भी अफोर्ड कर रहा था, लंदन यहाँ पे और उधर वापस पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी से लंदन के मेरे चक्कर भी मुसलसल लग रहे थे इसी वजह से। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मैं ये जो सारा कुछ मेरी कौम ने मुझे दिया है, मेरी फौज ने मुझे दिया है, तो मैं पे बैक करूं अपनी कौम को इस नीयत के साथ। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड था इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैंने एक मीडिया मैनेजमेंट कोर्स भी मैंने किया हुआ था, तो मैंने सोशल मीडिया की मेरी एक्सपर्टीज भी कुछ थी और ISPR इस बात को जानती थी। मैंने पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पहले ज्वाइन की, वॉलंटियर पोजीशन, उनमें डायरेक्टर मीडिया सेल में बना। मैंने मीडिया सेल बनाया, मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया और ये मीडिया सेल बनाया। मैंने पैसा कभी किसी से नहीं लिया, मैंने पैसा अपनी जेब से लगाया। इसी वजह से मैं ISPR के साथ भी मैंने काम शुरू किया, ISI के साथ भी काम शुरू किया मैंने 5th जनरेशन वॉरफेयर का। दुश्मन का मैंने सामना जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर मैंने करना शुरू किया अपनी टीम बना के। जाहिर बात है मावनत मैंने हासिल की ISPR के साथ, सब शब रोज की मेरी मावनत थी उनके साथ इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में। शुरू ये कुछ इस तरह हुआ कि आपको पता है कि वो एक इंडिया का एक मेजर है, मेजर गौरव वारिया। तो हालांकि 4.5 साल टोटल उसकी नौकरी है, 2 साल वो उसमें भी मेडिकल लीव के ऊपर रहा है, तो 2.5 साल की नौकरी पे मेजर बना फिरता है। उसने बड़ा जी बीजेपी के सपोर्ट के साथ एक मीडिया सेल बनाया और पाकिस्तान तोड़ने की बातें करता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बातें करता है। तो मैंने कहा कि इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है, इस बंदे को जवाब देना इसके मुंह के ऊपर बहुत जरूरी है। और मैंने अपनी सी कोशिश की, यूट्यूब के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मैं आया, PTV के ऊपर मैंने प्रोग्राम किए, पाकिस्तान के नेशनल डेलीज में मैंने कॉलम लिखे, मैंने अपनी टीम के जरिए भी उनको काउंटर किया और मैंने जो काम किया वो सामने नजर आता है और उसको एक्नॉलेज भी किया गया। तो मैं अगर तो मेरे कैरियर में रिकॉर्ड में कोई मसला होता, कहने का मकसद ये है, तो मैं क्या इन इदारों के साथ काम कर रहा होता या मुझे ये इदारे अपने साथ काम करने देते? नहीं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान एक जमहूरियत है और मुझे रिटायरमेंट के 2 साल बाद ये हक हासिल था कि मैं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए, अगर मेरे को पॉलिटिकल बिलीफ हैं तो मैं उनका प्रचार भी कर सकता हूं अपनी जाती हैसियत के अंदर और मैं उसके ऊपर बात भी कर सकता हूं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हक में इमरान खान था इसलिए बात की और वही मेरा जुर्म ठहरा। हालांकि 2 साल से हम ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो फेल हो गया, बैड गवर्नेंस है, और हम मान भी रहे थे इनकी बात। अफसोस तो इस बात का है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है वो आपके सामने है, IMF का इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने है, वो आपको बताता है कि इमरान खान तो की हुकूमत तो कामयाब थी, वो तो कोई बैड गवर्नेंस अगर होती तो इस तरह ना चल पाती। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जरूर थे, ठीक है, लेकिन आप पहली दफा एक बंदे जो पीछे आवे का आवा बिगड़ा हुआ 30 साल 35 साल में एक लोग जो खराब चोर करके गए हैं, उन चोरों को आप मतलब उनकी खराबी को दूर करने में एक बंदे को आप कहें कि जी 3 साल में सब कुछ जो है वो ठीक कर दे, तो वो 3 साल में तो ठीक नहीं होता ना जी, उसको टाइम लगता है। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि इमरान खान के अलावा अगर पाकिस्तान के हक में कोई भी और बेहतर आदमी हो तो मैं, मेरे समेत तमाम पाकिस्तान आर्मी के वेटरन, पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करेगी, जवान सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें बताया कुछ और जा रहा था, और क्योंकि मैं रावलपिंडी का शहरी हूं, मेरा पूरा खानदान जो है वो जाहिर बात है 10 तो मेरे कजन सर्विंग हैं इस वक्त फौज के अंदर तमाम रैंक्स के ऊपर, अपने मेरे कोर्समेट्स अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, अभी प्रमोट होने वाले हैं इसी महीने। तो लोगों से बातचीत चलती है, आपको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के डायरेक्टर मीडिया सेल और स्पोक्स पर्सन होते हुए भी मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, ISPR के साथ मैं काम कर रहा था। तो हमें ये 2 साल से कह तो रहे थे, लेकिन 6-7 महीने से जो कुछ ताकतवर तरीन लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, वेटरन्स ही हैं, कहना शुरू कर दिया, और लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है कि जी शहबाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ को हम लेके आ रहे हैं वजीर आजम। हम हैरान परेशान रह गए कि इन चोरों को दोबारा आप किस तरह ला सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ये हमने वहां से शुरू कर दी और वही मेरा जुर्म ठहरा, मेरे साथियों का जुर्म ठहरा। हमने इमरान खान को वक्त पे ही बता दिया और उन्होंने अपनी कोशिश भी की, और उनका ख्याल था कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं पाकिस्तान के लिए, और उनका ठीक ख्याल था कि
कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इमरान खान के अलावा इस वक्त तो हमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, नजर आए तो हम यकीनी तौर पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहां पे लोगों की सोच कुछ और थी और वो सोच किन मकासद के तहत थी, आगे चल के हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। खैर, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बेतहाशा प्रेशर था जी। मुझे बुलाया जाने लग गया, रोज हाजिरियां अथॉरिटीज ने मेरी लगा दी, मुझे फोर्स किया गया। मैंने अपनी तरफ से बेहतर समझा कि ये स्पोक्स पर्सन जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का हूं, इसकी वजह से मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि ये समझते हैं, मुझे कहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि जाती हैसियत में बात ना करो, फिर उन्होंने कहा स्पोक्स पर्सन के हो तुम इसलिए बात ना करो, तो मैंने रिजाइन कर दिया फिर स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से। लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर मुसलसल इमेंस प्रेशर डाला गया, बेतहाशा लोगों पे डाला गया है। लेकिन मैं वो शुरू के चंद लोगों में था जिनके ऊपर इन्होंने ये काम शुरू किया। देखिए, मैं एक दिन सारा दिन ये इसी मामले में जीएचक्यू में था, तो शाम को मुझे दोबारा जो है कुछ इदारों से फोन आया कि आप हमारे पास आ जाएं। मैंने कहा जी मैं सारा दिन थका हुआ हूं, सुबह आ जाऊंगा। लेकिन सुबह तक का उनसे इंतजार नहीं हुआ, बेवकूफ लोगों से। रात को ही चढ़ दौड़े मेरे घर के ऊपर, और मेरी माँ जो कि एक फौजी की बेवा है, जो कि एक फौजी की बहू है, जो कि एक फौजी की माँ है, जो कि एक फौजी की फुप्पी है, ताई है, चाची है, उसको इन्होंने उसके घर के ऊपर ये चढ़ दौड़े और उसको इन्होंने चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज है उसको पामाल करने की कोशिश की। कोई वारंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं पॉलिटिकल अपने बिलीफ्स के लिए आवाज उठा रहा था, इसलिए कि मैं पॉलिटिकल अपने बिलीफ्स के लिए आवाज उठा रहा था। आपने जो है, और मेरे जैसा बंदा, तो आम आदमी का क्या हाल हुआ होगा आप सोचें। मेरे जैसा बंदा जो 5th जनरेशन का एक सिपाही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम इदारों के साथ काम कर रहा हूं मैं, उसके बाद मेरे साथ उन्होंने ये किया। खैर, वो जो वीडियो वायरल हुई वो तो आपने देखी होगी। मैं अगले दिन फिर अथॉरिटीज के पास गया जी। मैंने उनको कहा कि ये क्या हरकत है, आप लोग मेरे साथ किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर रहा, बहुत सी बातें तो मैं यहां कर नहीं सकता, आइंदा आने वाले दिनों में वो भी बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद खैर मुझे उन्होंने तसल्ली तशफ़ी दी कि कोई बात नहीं, हम कल उनको बता देंगे, वो दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ, उस रात फिर वो मेरे घर पे चढ़ दौड़े। लेकिन मैं तैयार था, अपने दोस्तों से मशवरा कर चुका था। मेरे दोस्तों ने, मेरे जाती दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया। जारी बात है, मेरे जाती दोस्त भी इदारों के अंदर अफसर ही है ना। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इन्होंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हारा फोन अगर इन्होंने काबू कर लिया तो एक तो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे राब्ते किस किस से हैं, और कुछ ना कुछ डाल के तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा देंगे। तो बेहतरी इसी में है कि तुम निकल जाओ अभी। मैंने कुछ दिन बाद वहां पे आना था, बेगम बच्चों के पास ईद पे आना था। अच्छा भला मेरे टिकट्स बुक थे, लेकिन बहरहाल इतना मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि उसी रात मुझे दोस्तों की मदद से पाकिस्तान से भागना पड़ा। और मेरे आने के बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे बारे में स्टोरीज मशहूर की, लेकिन वो कोई यकीन किस तरह कर ले इन स्टोरीज का, क्योंकि मेरा पिछला पूरे का पूरा रिकॉर्ड पूरी दुनिया। उसके बाद इन्होंने जो मुझे पेनलाइज किया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। हाँ, ये और बात है कि पुलिस वाले डरे हुए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर मानने पे, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। हक की आवाज उठाने पे आप मेरे साथ ये कर सकते हैं, तो मेरे से ज्यादा तो मुझे उसके बाद जो आम लोग हैं जिनको सड़कों के ऊपर आपने डी चौक के ऊपर पामाल किया, छोटे छोटे वेटरन्स के भी बच्चे, औरतें, बच्चे जिनके ऊपर राणे सनावले ने, वो मूछों वाले बांदर ने जो है CS गैस और आंसू गैस चलाई, मॉडल टाउन के कातिल ने, उसको किसने इजाजत दी इस बात की, ये सब करने की? हर चीज पे बात होगी। और उन बेवकूफ लोगों को जो मुझे कहते हैं कि तुम खुद तो जी भाग गए और हमें वहां से बैठ के बात करते हो, और मैं ये बात ही तब कर पा रहा हूं कि मैं भाग गया टाइम से। मैं यहां पे ना आया होता तो मैं ये बात भी ना कर रहा होता। और आपको अच्छे तरीके से पता है, और कौन क्या कर रहा है और किसकी वजह से ये हालात बने, ये भी पूरी कौम को पता है। और इस बात का हिसाब होगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तब्दील हो, और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। ये थोड़ी बहुत टेक्निकल अगर आपको लगे जी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट्स है मेरी वीडियो में, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। मैं नोवाइस हूं इस काम में, मेरी टीम पहले ये काम करती थी, अब मैं खुद ये काम कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हम जो बातें करने वाले हैं
वो बहुत से लोगों की आंखें खोलेंगी। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हो क्या रहा है, और मैं सिर्फ वो बात करूंगा जिस बात का मेरे पास सबूत होगा। अभी तक मैंने जितनी बात इस वीलॉग में की है, मेरे पास एक एक चीज का सबूत मौजूद है, और मेरे पास और भी बेतहाशा सबूत मौजूद है, और लोग बोलना चाहते हैं और लोग बताना चाहते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा अगर आप कोई चीजें बताना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त मौजूद हैं जो मुझे इतलात दे रहे हैं, और मैं सिर्फ ये वीलॉग और ट्विटर तक कीबोर्ड वॉरियर नहीं हूं। मैं जो कुछ प्रैक्टिकली कर सकता हूं पाकिस्तान में वो कर रहा हूं, और उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वक्त से पहले जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, और फितनों के दौर में तदब्बर और तदबीर से चलना चाहिए। तो आप लोगों से भी मेरी यही दरखास्त है।